रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज बांसघाट क्षेत्र स्थित विद्युत शवदाह गृह का निरीक्षण कर वर्तमान व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बांसघाट क्षेत्र में निर्माणाधीन अत्याधुनिक शवदाह गृह परिसर के निर्माण कार्य की प्रगति एवं अद्यतन स्थिति के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने मंदिरी नाला परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन 2 लेन संपर्क सड़क के निर्माण कार्य की प्रगति की भी अधिकारियों से जानकारी ली। इस निर्माणाधीन 2 लेन संपर्क सड़क को नेहरू पथ से आयकर चौराहा से दानापुर बांकीपुर पथ बांसघाट होते हुए जेपी गंगा पथ से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बांसघाट में शवदाह गृह परिसर का निर्माण निर्धारित समय सीमा के अंदर ठीक ढंग से पूर्ण कराएं। यहाँ अंतिम संस्कार में शामिल होने बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराएं। मंदिरी नाला परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन 2 लेन संपर्क सड़क के निर्माण कार्य में तेजी लाकर बेहतर ढंग से निर्माण कार्य पूर्ण कराएं। इस पथ का निर्माण कार्य पूरा हो जाने से नेहरू पथ और जेपी गंगा पथ के बीच सीधी संपर्कता होगी, जिससे लोगों को आवागमन में और अधिक सहूलियत मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। एक तरफ सरकार कहती है गड्ढा दिखाओ इनाम पाओ, लेकिन दूसरी ओर बिहार की राजधानी पटना में ही सड़कों की बदहाल स्थिति लोगों की जान पर बनाई है। मामला है पटना के सरदार पटेल मार्ग का, जो रुसरूपुर को पाटलिपुत्र स्टेशन से जोड़ता है और आगे गोला रोड तक जाता है। यह सड़क बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत नाले के ऊपर बनाई जा रही थी, लेकिन काम पूरा करने के बजाय एजेंसी इसे अधूरा छोड़कर चली गई। नतीजा यह है कि सड़क पूरी तरह दरारों से भर चुकी है और जगह जगह बड़े गड्ढे भी बन गए हैं। बड़ी गाड़ियां जब तक सड़क से गुजरती हैं तो पूरी सड़क हिलने लगती है। इसको लेकर लोगों ने भी अपनी राय रखी है। दीघा नहर रोड है, पटेल सरदार पटेल पथ कहते हैं इसको। अपोजिट पिलर नंबर 242 दीघा नहर रोड से नीचे ढुलते हुए और ये सीधा संत कैरेज के बगल में गोला रोड में जाके मिलती है। ये इस एरिया का ये सबसे मेन रोड है। इससे हजारों गाड़ियां निकलती है डेली, और बाजार समिति की बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ से निकलती है, बाजार समिति जाती है। और यहाँ नाला का निर्माण करीब 1-1.5 साल पहले शुरू हुआ था। जगह जगह नाला बना के छोड़, मतलब कहीं बना कहीं छोड़ दिया गया है। जिससे किसको मिला था ये टेंडर? ये बिडको, सब जगह बोर्ड लगा हुआ है, बिडको के द्वारा बनाया जा रहा था। बिडको इसको बना रही थी और ठीक ढंग से इंजीनियर लोग आके देखभाल नहीं किए, जिसके कारण से ये बीच बीच में छोड़ दिया गया। हमारा अपार्टमेंट जो है इसमें आधा गेट तो टूट के अलग हो गया, आधा गेट का वहाँ से निकाल के मट्टी छोड़ दिया गया है। और हम लोग बहुत ही बचा के किसी तरह से निकलते हैं वहाँ पे। सामने देख रहे हैं इनका घर तो रास्ता है ही नहीं, इनके पास तो रास्ता ही नहीं आने जाने के लिए। कैसे आते जाते हैं ये भगवान भरोसे ही। कौन सा रास्ता बोलते हैं इसको, कौन सा जगह बोलते हैं जो इलाका है पूरा? इस इलाके को बोलते हैं संगम बिहार, गोला रोड, सरदार पटेल पथ। ये पूर्वी गोला रोड है, पूर्वी गोला रोड का एरिया है। क्या हो रही है इस इलाके में और कौन सा जगह है? जगह है सरदार पटेल पथ, पूर्वी गोला रोड 242 नंबर। ये रोड से संस्करण बाजार समिति होते हुए जाता है। हजारों गाड़ी 24 घंटा चलता है। ये नाला बना के अधूरा छोड़ दिया गया है। एक सामने वाला घर देखिए, जाना मुश्किल हो गया है। कभी भी हादसा बहुत हो सकता है ना।
हमने विधायक जी को कितना मरते फोन किए है ना, वो कहते हैं कि बिजी है, कभी भी ध्यान इस पर नहीं दिया जा रहा है। कौन है विधायक आपके? राम कृपाल यादव जी हैं, जब वोट मांगने वाले आते हैं हाथ जोड़ने आते हैं, दर्शन पेन देने फिर नहीं आते, समझे न। इसलिए समस्या इसको जल्दी से किया जाए। कितने दिनों से ये काम जो है? कम से 8-9 महीना से काम बंद है ये, समझे न, साल भर। नाले के ऊपर सड़क बननी थी। हाँ, नाले के ऊपर सड़क बननी थी। अच्छा, वो काट के इसको, पहले नाला पतला था, इसको काट के चौड़ा कर दिया, पहले पतला नाला था, है ना। और जैसे तैसे नाला बन गया, सब देखिए जब जामे है वो अंदर मिट्टी छोड़ दिया गया, सब सड़क धंस रहा है। सड़क धंस रहा है। बड़ा हादसा हो सकता है। बहुत ही हादसा हो सकता है। गाड़ियाँ कितनी गुजरती होंगी दिन भर? दिन भर में तो समझिए हजारों गाड़ी गुजरती। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अचानक चरम पर पहुंच गया है। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला करते हुए तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में धमाके सुने गए। इजराइल के रक्षा मंत्री कैड्स ने देश भर में तत्काल राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। यह घोषणा उस समय की गई जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक शुरू होने की पुष्टि की है। इजराइल ने तेहरान में हुए अचानक हमलों में यूएसए भी शामिल था। एक ईरानी अधिकारी के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई तेहरान में नहीं हैं और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने ईरान में कई टारगेट को निशाने पर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान की राजधानी तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई है, जिनकी पुष्टि ईरानी टीवी चैनलों से जुड़े स्रोतों ने भी की है। इन रिपोर्टों में बताया गया कि इजराइल ने दर्जनों सैन्य ठिकानों और कुछ संवेदनशील जगहों को निशाना बनाया है। ईरान पर हमला करने के साथ ही इजराइल ने अपने नागरिकों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए कई हिस्सों में सायरन बजाए हैं। आईडीएफ फ्रंट कमांड ने नागरिकों से कहा है कि वो अपने नज़दीकी प्रोटेक्टेड शेल्टर की पहचान कर लें, गैर ज़रूरी यात्रा से बचें, सतर्क रहें क्योंकि मिसाइल दागे जाने की संभावना है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इजराइल ने राज्य को खतरे से बचाने के लिए ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक शुरू की है। पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से प्रतिक्रिया में मिसाइल दागे जाने की आशंका गंभीर है। बता दें कि हमले की पुष्टि के तुरंत बाद पूरे इजराइल में सायरन बजने लगे। आईडीएफ होम फ्रंट कमांड ने नागरिकों के मोबाइल पर एडवांस इंस्ट्रक्शन अलर्ट भेजा, जिसमें कहा गया कि नज़दीकी सुरक्षित शेल्टर की लोकेशन पहचान कर रखें, घरों के पास रहें और गैर ज़रूरी यात्रा से बचें। स्थिति तेज़ी से बदल सकती है। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन इस्लामिक रिपब्लिक से पैदा हुए अस्तित्व के खतरे को दूर करने और ईरानियों के लिए अपनी किस्मत बदलने के हालात बनाने के लिए शुरू किया गया था। मेरे भाइयों और बहनों, इजराइल के नागरिकों कुछ समय पहले इजराइल और यूएस ने ईरान में आतंकी शासन से पैदा हुए अस्तित्व के खतरे को दूर करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सेमीफाइनल से एक कदम दूर भारत और वेस्टइंडीज के बीच रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर T20 विश्व कप का सुपर 8 चरण का मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए मैच बेहद अहम है, क्योंकि इस मैच में जो टीम जीत दर्ज करेगी वो सेमीफाइनल पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम का सफर खत्म हो जाएगा। भारत के लिए राहत की बात यह है कि कोलकाता में T20 में उसका रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। भारतीय टीम ग्रुप चरण में जय रही थी और उसने अपने सभी मुकाबले जीते थे, लेकिन सुपर 8 के चरण में उसके अभियान को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब दक्षिण अफ्रीका ने टीम को 76 रनों से करारी शिकस्त दे डाली।
यह भारत के लिए काफ़ी कठिन थी और इससे उसके लिए आगे की राह मुश्किल हो गई। हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने अगले मैच में वेस्टइंडीज़ को हराया, जिससे भारत ने राहत की सांस ली। फिर भारत ने भी जिम्बाब्वे पर 72 रनों से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल के लिए कदम बढ़ा दिए। अब भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच 1 मार्च को होने वाले मैच में जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। भारतीय फैंस के लिए राहत की बात यह है कि वेस्टइंडीज़ का ईडन गार्डन्स पर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। वेस्टइंडीज़ ने कोलकाता में कुल 7 T20 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 में उसे जीत मिली है, जबकि 4 मैच टीम ने गंवाए हैं। दिलचस्प बात यह है कि वेस्टइंडीज़ को इस मैदान पर सभी हार भारत के खिलाफ ही मिली है। कोलकाता में भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच T20 मैच के नतीजों की बात करें तो भारत ने 4 नवंबर 2018 को वेस्टइंडीज़ को 5 विकेट से हराया। उसके बाद दोनों टीमों के बीच इस दौरान 16 फरवरी 2022 को T20 मैच खेला गया, जिसमें भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच कोलकाता में 18 फरवरी 2022 को खेले गए T20 मैच में भारत 8 रन से जीत दर्ज करने में सफल रहा। भारत ने फिर 20 फरवरी 2022 को ईडन गार्डन्स पर T20 मैच में वेस्टइंडीज़ को 17 रनों से हराया। अब भारत और वेस्टइंडीज़ की टीमें 4 साल बाद इस मैदान पर T20 में आमने सामने होंगी। T20 विश्व कप की बात करें तो भारत ने ईडन गार्डन पर सिर्फ 1 मैच खेला है। 2016 T20 विश्व कप में भारत का सामना इसी मैदान पर पाकिस्तान से हुआ था, जहां भारतीय टीम 6 विकेट से जीत दर्ज करने में सफल रही थी। और ये वही मैच था जिसमें विराट कोहली ने अपने दमदार प्रदर्शन से टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। अब टीम 10 साल बाद कोलकाता में T20 विश्व कप का मैच खेलने उतरेगी। हालांकि इस टीम में विराट कोहली तो नहीं होंगे, लेकिन भारतीय टीम पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में है और भारत में एक से एक ऐसे बैटर और खिलाड़ी हैं जो इस मुकाबले में वेस्टइंडीज़ को हरा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। T20 विश्व कप का सुपर 8 का चरण अब खत्म होने को है, लेकिन अब तक 2 टीमें ही सेमीफाइनल में जगह बना सकी हैं। ग्रुप 1 से दक्षिण अफ्रीका और ग्रुप 2 से इंग्लैंड अगले दौर में पहुंच चुके हैं। शेष 2 स्थानों के लिए 4 टीमों में होड़ है। ग्रुप 1 में स्थिति स्पष्ट है कि भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच रविवार को जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन ग्रुप 2 में पेच फंसा हुआ है और यहाँ मामला नेट रन रेट पर निर्भर करेगा। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को T20 विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में हराकर ग्रुप 2 का समीकरण बदल दिया है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 19.3 ओवर में 6 विकेट पर 161 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली। इंग्लैंड की न्यूजीलैंड पर जीत से पाकिस्तान को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर ये मैच जीत जाती तो पाकिस्तान का सफ़र सुपर 8 में यहीं थम जाता। लेकिन न्यूजीलैंड की हार के बाद अब ग्रुप 2 में सेमीफाइनल का समीकरण बदल गया है और अब श्रीलंका और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो इंटरेस्टिंग हो चुका है और सभी की नज़रें अब इस मुकाबले पर है। इंग्लैंड पहले ही क्वालिफाई कर चुका है, यानी अब इस ग्रुप से सेमीफाइनल के एक स्थान के लिए 2 टीमों में जंग है। सुपर 8 चरण के ग्रुप 2 की बात करें तो इंग्लैंड ने अपने तीनों मैच जीते हैं और वह 6 अंकों के साथ सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। न्यूजीलैंड की टीम 3 मैचों में 1 जीत, 1 हार और 1 रद्द मैच के साथ 3 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड का नेट रन रेट +1.390 का है। पाकिस्तान की टीम 2 मैचों में 1 हार और 1 रद्द मैच के साथ 1 अंक लेकर तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान का नेट रन रेट -0.461 का है। वहीं सह मेज़बान श्रीलंका ने सुपर 8 में अपनी शुरुआती दोनों मैच गंवाए, जिससे उसका सफ़र थम गया। श्रीलंका भले ही बाहर हो गई है, लेकिन अब शनिवार को उसका पाकिस्तान से सामना होना है। श्रीलंका के पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन पाकिस्तान के लिए सब कुछ अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड की हार से सेमीफाइनल की दौड़ दिलचस्प हो गई है। यहाँ से नेट रन रेट काफ़ी अहम हो गया है। श्रीलंका के खिलाफ अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है और उसने 160 रन का स्कोर बनाया तो उसे ये मैच 64 या इससे अधिक रनों से जीतना होगा। अगर पाकिस्तान पहले गेंदबाजी करता है और श्रीलंका को 160 रनों के स्कोर पर रोक लेता है तो उसे 40 प्लस गेंद यानी 13.1 ओवर में ही ये मुकाबला ख़त्म करना होगा और लक्ष्य हासिल करना होगा। पाकिस्तान की टीम अगर ऐसा नहीं कर सकी तो बेहतर रन रेट के आधार पर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज़ 24 के साथ।